दोस्तों, ईरान के कब्रिस्तान में कल जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले के पीछे कथित तौर पर आईएसआईएस, अमेरिका और इसराइल का हाथ बताया जा रहा है। बल्कि ईरान ने तो अमेरिका और इसराइल का ही खुलकर नाम लिया है। ईरान के संसदीय न्यायिक आयोग का आधिकारिक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि करमान हमले में अमेरिका और इसराइल शामिल थे। इस हमले में ग्लोबल अहंकार के एजेंट अमेरिका और जायोनी शामिल थे। वहीं कथित तौर पर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जहां पर इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। आईएसआईएस अभी भी मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। हालांकि आईएसआईएस को भी अमेरिकी संगठन बताया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहा जा रहा है कि कथित तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने भी ली है। देखिए, जाहिर सी बात है, इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो इन्हीं लोगों का हाथ होगा। दोस्तों, हमले को लेकर ये सारी बातें तो ईरान की तरफ से कही गई हैं, लेकिन आपको अब एक पोस्ट इजराइल डिफेंस फोर्सेस की खुफिया विभाग के प्रमुख की दिखाना चाहता हूं। इन्होंने ईरान में हुए हमलों का जिक्र करते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि हमारी खुफिया क्षमताओं ने हमारे दुश्मनों को व्यापक नुकसान पहुंचाया है, गाजा से ईरान तक। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के खुफिया विभाग के प्रमुख ने अपनी पोस्ट में यह जो बात लिखी है कि गाजा से ईरान तक, इससे शक गहरा रहा है कि इस हमले के पीछे इजराइल का ही हाथ है। मोसाद के बारे में मैं आप लोगों को कल भी बता चुका हूं कि मोसाद जो है वो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर छोड़ता है। हर देश में जाकर वहां के लोगों को हायर करता है, वहां के टेररिस्ट ग्रुप को हायर करता है और किसी को भी मरवा देता है। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट रिपोर्ट में ही बताया था कि 33 लोगों को तुर्की ने गिरफ्तार किया है, तुर्की के अंदर से, जो मोसाद के लिए काम करते थे। खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जिन 33 लोगों को गिरफ्तार किया है तुर्की ने, उसमें से ज़्यादातर लोग फिलिस्तीन के हैं। यानी फिलिस्तीन के लोगों को मोसाद ने बहुत बड़ा पैसा देकर अपने फेवर में किया, उनको लालच देकर हमास के नेताओं के खिलाफ करके उनकी जासूसी पर लगा दिया। तो ये इजराइल, उसकी सेना, उसकी खुफिया एजेंसी पैसे के बलबूते पर ही अब तक जिंदा हैं। यूनाइटेड नेशन में इजराइल का जो एम्बेसडर है, उसने ईरान के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर ईरान है। ईरान खुद अपने सिपाहियों को मार देता है, ईरान खुद अपने ऊपर हमले करवा देता है और इल्ज़ाम इजराइल के ऊपर लगा देता है। साथ ही साथ इसने हूतीस को लेकर यूनाइटेड नेशंस में कहा कि अब वक्त आ चुका है कि पूरी दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, हूतीस को टेररिस्ट ग्रुप घोषित करा जाए। वैसे तो कई सारी खबरें ऐसी भी आई थी कि सऊदी अरब और यूएई भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हूतीस को आतंकी संगठन घोषित करें। कई दिन पहले मैं आप लोगों को यह बात बता चुका हूं, सबूत के साथ दिखाया था। इजराइल ये सोच रहा है कि हूतीस को अगर आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाएगा तो फिर इनके ऊपर हमले करना आसान हो जाएगा। इनके ऊपर जब हम कोई कार्रवाई करेंगे या पूरी दुनिया मिलकर इनके ऊपर अटैक करेगी तो ये होगा कि देखिए, एक आतंकी संगठन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो अमेरिका जो है यही करता आया है, जो अमेरिका को दबाने की कोशिश करता है, अमेरिका उसको आतंकी संगठन घोषित कर देता है। दोस्तों, अमेरिका की सरकार भले ही इजराइल के सपोर्ट में लगी हुई हो, लेकिन वहां की जनता जो है वो पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है। अमेरिका के अंदर ही बहुत सारे फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन हुए हैं। एक रिसर्च सामने आई है, 7 अक्टूबर से लेकर अब तक पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए हैं इस जंग को लेकर, उसमें से 7,000 प्रदर्शन जो है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में हुए हैं। 7,000 रैलियां बड़े बड़े देशों में, बड़ी बड़ी जगहों पर फिलिस्तीन के सपोर्ट में निकाली गई हैं, जबकि सिर्फ 600 रैली ऐसी थी जो इजराइल के सपोर्ट में निकली पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो यूरोपीय देश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो। हर देश के अंदर ज्यादातर जो रैलियां निकली हैं वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में निकली हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया का सपोर्ट फिलिस्तीन को लेकर है। इजराइल के साथ बस कुछ ही लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो कट्टर दक्षिणपंथी संगठन हैं। दोस्तों, एक और खबर आपको बता दूं, अमेरिका का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके एक बड़े अधिकारी ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि जो बाइडन इस वक्त फिलिस्तीन को लेकर जिस तरह की नीति अपना रहे हैं वो नीति पूरी तरह से गलत है। जो बाइडन पूरी तरह से नरसंहार का समर्थन कर रहे हैं, लिहाजा मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। नरसंहार की बात आई है तो साउथ अफ्रीका के केस पर भी बात कर लेता हूं। दोस्तों, पूरी दुनिया अब ये प्रेशर डाल रही है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल को घसीटा है, ओआईसी को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहिए, मुस्लिम लीग को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहिए। सब लोग अलग अलग ना जाएं, सारे इस्लामिक देश, ओआईसी जो पूरा संगठन है, कम से कम वो जाकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके इजराइल के काले करतूतों की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखे। उस पर भी जब सुनवाई होगी तब इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि साउथ अफ्रीका ने
ये जो मुकदमा किया है इसको लेकर बहुत ही खतरनाक एक वकीलों की टीम तैयार की है। इस बात की जानकारी खुद अफ्रीका के लॉयर की तरफ से दी गई है। साउथ अफ्रीका ने इस मुकदमे को लड़ने के लिए जो कानूनी टीम तैयार की है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, काफी ज्यादा सीनियर है और बहुत अच्छे से वो मुकदमे लड़ती है। इस मुकदमे की सुनवाई 11 और 12 जनवरी को नीदरलैंड के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी और खबर आ रही है कि ये जो हायरिंग होगी, सुनवाई होगी, ये इंटरनेट पर लाइव दिखाई जाएगी। पूरी दुनिया लाइव देखेगी कि क्या कुछ हो रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। कोई लीपापोती वाला काम तो नहीं हो रहा है। कहां पर दिखाई जाएगी, कैसे देख सकते हैं, वो चीजें मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा जैसे ही इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी सामने आती है। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मामला अलग था, वो तो पूरा गुलाम अमेरिका का बना बैठा है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने ये जो मुकदमा किया, ये बहुत बड़ा मुकदमा है और देशों को भी आगे आकर इसराइल के खिलाफ मुकदमे करने चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और सैल्यूट है साउथ अफ्रीका की सरकार को जो इस तरह का कदम उसने इसराइल के खिलाफ उठाया है। इसराइल की हवाई बमबारी अभी भी लगातार गाजा के ऊपर जारी है। पिछले 24 घंटे में इसराइल ने 125 फिलिस्तीनियों को मार दिया जबकि 318 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में हूतीज ने लाल सागर के अंदर जहाज़ों के रुख को जो मोड़ा है, हूतीज के डर से जहाज़ों ने अपना जो रास्ता बदलकर लंबा रूट चुना है। इसके चलते हुए 173% किराए में इजाफा हो गया है। हूतीज ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है और यही बात आज यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के एम्बेसडर ने भी रखी कि पूरी दुनिया का मामला है, पूरी दुनिया हूतीज से परेशान है, लिहाजा हूतीज को टेररिस्ट ग्रुप घोषित करना चाहिए। वहीं आज खान यूनिस के अंदर भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस और हमास के लोगों के बीच जमीनी स्तर पर कई सारी झड़पें हुई हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि आज 24 घंटे में हमारे तकरीबन 44 जवान घायल हो गए हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जवान भी लगातार घायल हो रहे हैं और हाल ही में अभी कल जो एक वीडियो जारी किया था और आज भी हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बहुत सारे टैंक को उड़ाते हुए दिखाया गया है। तो जमीनी स्तर पर तो ये लोग कभी नहीं जीत सकते हमास से और यही बात इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कही है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने कहा कि इजराइल ने साले अल अरोरी की हत्या करके अपने ऊपर आफत और मोल ले ली है। इजराइल को ऐसा लग रहा है कि हमने उनको मार दिया तो हमास रुक जाएगा, हमास हार जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। साले अल अरोरी की मौत से हमास को झटका लगेगा, ऐसी उम्मीद रखना भी एक बहुत बड़ी गलती है। हमास को किसी तरह का कोई झटका नहीं लगेगा। एहुद बराक ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि आपके लिए इस वक्त हमास के नेताओं की हत्या करना जरूरी नहीं है, इससे हमास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके लिए जरूरी यह है कि आप अपने बंधकों को कैसे छुड़वाएं। आप ऐसी कोशिश करें कि हमास से कोई बातचीत हो पाए। बातचीत के जरिए ही आप हमास से बंधकों को छुड़वा सकते हैं। तो फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि इस जंग के बाद एक बात तो पता चल गई कि इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की सेनाएं जो हैं वो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं। ये लोग सिर्फ हवाई हमला करके किसी को भी टारगेट कर सकते हैं और अब मिडिल ईस्ट में आगे जो भी लड़ाइयां होंगी वो हवाई हमलों के जरिए ही इजराइल और अमेरिका लड़ेंगे।